हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे हम इसमें यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट 10 की। इससे पहले हम 9 तक प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, यानी विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों ही तरह से हमने PDF प्रदान कर चुके हैं टेलीग्राम विद व्हाट्सएप पर। जो लोग व्हाट्सएप पर नए जुड़े हैं उन्हें टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर क्या करें, इन PDFों को ले लें। ठीक है, ये PDFों से प्रैक्टिस करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है PDF इसकी लगाना यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो क्या है, केवल 100+ और कुछ नहीं। ठीक है, केवल 100+ हमारा टारगेट है और कुछ नहीं। तो आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 9 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं जो यूथ वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जहाँ पे यूथ प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज जो श्रृंखला है उसमें पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो चलिए सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। जो पहले से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन्हें पहले से ही व्हाट्सएप पर मिल चुके हैं। 2 बार प्रतिशतों को अपलोड करा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रवक्ता गृह विज्ञान प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, तो ये क्या है, यूथ का प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए यहाँ पे पहला देखते हैं, वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं जो हमें लगेगा उसका हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद बाकी हम आंसरों के साथ इसके प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा टारगेट तो केवल 100+ का है। तो 100+ के लिए हमें केवल और केवल क्या, वो चीज़ें देखनी है जहाँ से हमारे क्वेश्चन फंसते हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यूथ प्रैक्टिस सेट आपके सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यूथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। सारे प्रैक्टिस सेट आप कुछ भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, पर यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट जरूर एक लगाइएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला। इसीलिए आप लोगों के लिए यूथ प्रैक्टिस सेट रखा गया है, जिससे कि हमारे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच सकें। वैसा तंतु जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, पाचन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र आप सब बताइए, जो हमारे फेफड़े वगैरह है स्वतंत्र तंत्र का भाग है। और रक्त पर संचरण तंत्र जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर का, वो रक्त पर संचरण तंत्र का भाग है। किसी व्यक्ति के फेफड़ों में आग लग जाने, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति को कम्बल से पूरी तरह ढक देंगे। तीसरा है बालू फेंकेंगे। और डी कह रहा है कपड़ों को उतार देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्यक्ति को कम्बल से पूरी तरह ढक देंगे। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस शोध विधि को कहते हैं। तो यानी यहाँ पे उपस्थित और अनुपस्थित दोनों की जांच की जाती है, तो ये कैसी विधि हो गई, जांच विधि कहते हैं या जांच सूची कहते हैं। रोगी की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य है कि किसका उद्देश्य है कि रोगी की रोकथाम हो तथा स्वास्थ्य में भी क्या हो, संवर्धन हो। और ये किसका उद्देश्य है, तो ये है रोकथाम दवा का उद्देश्य है। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है, अगर मध्यमान की बात की जाए यानी मीन की बात की जाए तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर सिग्मा FX/N। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीन को आप ऐसे समझिए, हमारे पास संख्या है जैसे क्या, यहाँ पे 2, आपका 4, 5 और ठीक है 5 और फिर हम यहाँ पर क्या 6। ठीक है, अब हमें इन्हें क्रम में लगाना। अगर एग्जाम में इस तरह आ जाती है, मैंने पहले से ही क्रम में लगा दिया है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 हो गए सिग्मा FX/N। तो आपका यहाँ पे कितना है, ठीक है यहाँ पे आपका कितना है टोटल, ये करेंगे और वैल्यू कितनी है 4 की, तो 4 से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 16 17। ठीक है, तो यहाँ पे 17 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे समथिंग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है,
यहाँ पर कितना बच गया, 17 है, बचा 1, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर बढ़ गया 2 बचा, तो 4 पन्ना 20, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 4.25। तो ये हमारा क्या निकल आया, मीन निकल आया। सिग्मा एफ एक्स यानी जितना ओवरऑल होता है उसका प्लस कर लेते हैं, और नीचे डिवाइड में जितना हमारी वैल्यू होती है 1 2 3 जितनी संख्या होती है उसका एन यानी एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो स्वतंत्र परिदृश्यों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जब स्वतंत्र चरों का हम विचलन देखते हैं यानी उनके कितना वो एक दूसरे के नज़दीक है, कितना एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो स्वतंत्र दो चरों की अगर बात की जाती है तो हमारा क्या लगता है, तो टी परीक्षण लगता है। अगर यहीं पे दो से क्या हो जाते, 3 चर हो जाते या मोर हो जाते और बढ़ जाते, तो यहाँ पे क्या लग जाता था, यहाँ पे फिर कौन सा परीक्षण लग जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे लगेगा आपका इस जो 3 में लगता है अनोवा कहते हैं उसे, ठीक है, अनोवा परीक्षण लगता अगर यहाँ पे 2 से अधिक संख्या हो जाती। अनोवा या एनकोवा 2 से 3 से मोर हो जाती तो एनकोवा लगता। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला परिषद का प्रधान कौन होगा, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यानी कलेक्टर, तो याद रखेंगे कलेक्टर होता है। एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो कब बढ़ेगा, जब वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो प्रेरक तर्क से और निगमनात्मक तर्क से, ठीक है। निगमनात्मक तर्क क्या करती है, पहले क्या देती है, पहले नियम बताती है, बाद में उदाहरण देती है। तो ये कैसा हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। पहले हमने फॉर्मूला बताया आपको, फिर हम फॉर्मूला लगाना सिखाया आपको। प्रबंधन का सिस्टम यानी व्यवस्था उपागम में एक सिस्टम को अन्य से पृथक करने वाला क्षेत्र अंकित कीजिए। तो अगर प्रथम इसमें बात की जाए कि किसमें प्रबंधन में, तो यहाँ पे जो एक से अलग करने वाला क्षेत्र है वो है हमारा सीमा। ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। प्रतिस्थापित आवाज़ का अधिकतम दबाव होना चाहिए। अधिकतम दबाव की बात की जा रही है तो यहाँ पे वैसे हम नॉर्मली कितना 60 डेसिबल तक देखते हैं, बट यहाँ पे अधिकतम दबाव की बात है तो ये हो जाएगा राइट आंसर 80 से 90 डेसिबल तक। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो एलेथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय जो पदार्थ होता है। डायलिसिस में एक प्रक्रिया है जो डॉट के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल डायलिसिस के बहुत सेंटर खुल गए हैं कहीं कहीं पर, यानी दिल्ली ऐसे उसमें कई किसी ने तो फ्री में खोले हैं, अब याद नहीं है, बट ये क्या है, इसमें क्या होता है, गुर्दों की सफाई की जाती है। तो ये क्या है, गुर्दों से संबंधित है, गुर्दे के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। महिला का लिंग हार्मोन है, तो यहाँ पे जितने भी हार्मोन है उसमें से महिला का कौन सा है, तो एस्ट्रोजन क्या है, महिला का हार्मोन है। अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपर ही बाएं कोने से जो बड़ी लसिका ग्रंथि समान होता है उसे कहते हैं, लसिका ग्रंथि के समान है उसे क्या कहेंगे, तो उसे तिल्ली कहेंगे। गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर दोनों को समझते हैं। अगर इन दोनों का जो मिलकर इन दोनों को जो नाम हो जाता है, याद रखिएगा उस नाम को क्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल, तो ये दो बीमारी हैं बट एक ही जगह हो जाती हैं, मतलब एक पेट में ही अंदर होती हैं, इसलिए इनको कभी कभी शॉर्ट में इस तरह भी आ सकता है। तो याद रखेंगे गैस्ट्रो, ठीक है, ड्यूडेनल, ठीक है, ड्यूडेनल यहाँ से यहाँ आ गया और गैस्ट्रो तो ये है ही है। तो गैस्ट्रो ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे गैस्ट्रो का मतलब होता है आपके ये इस तरह से, गैस्ट्रो का क्या मतलब होता है कि आपका इस तरह से क्या है, ये उधर है, यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ क्या हो जाना, घाव हो जाना, गैस्ट्रिक अंदर की तरफ, पेट में परत में अंदर की तरफ। और ड्यूडेनल में क्या हो जाता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो इस तरह से पड़ी हुई है आपकी बड़ी आंत के पास, ये मलद्वार हो गया, इस तरह ये अंदर पड़ी हुई है, इसके ऊपरी भाग में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर घाव हो जाना,
स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊपरी हिस्से पर घाव हो जाना क्या कहलाता है? ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। इन दोनों का मिलके रूप क्या बनता है? गैस्ट्रोड्यूडेनल बनता है। तो अगर एग्जाम में अगर आ जाए कि गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर है तो याद रखेंगे आप, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर दोनों अलग है टर्म हैं, बट उन दोनों को हम एक करके इसलिए देखते हैं क्योंकि ये छोटी आंतों के ऊपर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये पेट के अंदरी परत में होते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें क्या होता है, आपका जो मल है उसमें भी क्या होता है, कभी कभी खून आने लगता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर जो पसाने वाला टॉप पॉइंट हो जाता है वो ये होता है, क्योंकि ये अब तक हमें पसाता आया है तो ये हो जाता है, याद रखेंगे। बट इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि कभी कभी मल में भी क्या होता है, ब्लड आने लगता है। उस चीज़ को रोकने के उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। बट हाँ, इसमें एक बात याद रखेंगे, स्पाइसी खाना यानी मिर्च मसाले वाला खाना वर्जित होता है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, उच्च क्या है, मिर्च मसाले जो इसमें ज़्यादा होता है, स्पाइसी खाना क्या है इसमें वर्जित होता है। ब्रेड क्रेडल का प्रयोग किया जाता है तो ये कब करते हैं? हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो जंघा अस्थि, जांघ की जो अस्थि है वो सबसे लंबी अस्थि है मानव शरीर में। आप बताएंगे सबसे छोटी अस्थि कहाँ पे होती है? सबसे छोटी तो याद रखेंगे कान में होती है। उदर आंत्र भित्ति डॉट डॉट से बना होता है, तो ये उदर की अगर बात की जाए, उदर यानी पेट की, तो ये किससे बना होता है? तो मृदु मांसपेशियों से बना होता है, तभी तो रबड़ की तरह फूल जाता है और पटक भी जाता है। अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम उपलब्ध कराता है अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली। नवोदय विद्यालय की अगर बात करते हैं तो इनमें से निम्न में से के लिए खोले गए थे, तो ये नवोदय ये है रूलर्स, यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट, प्रबुद्ध अगर समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा, टैलेंटेड स्टूडेंटों के लिए खोले गए थे नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि किसने दिया था, तो 1986 की पॉलिसी में आया नवोदय विद्यालय। बट ये जर्नी में कब आया, यानी इसने कहा था कि ग्रामीण बच्चों को क्या करना है, ग्रामीण बच्चों को हमें अलग परिवेश देकर उन्हें शिक्षित करना है, उन बच्चों को जो हमें लगता है कि आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे। इसने किया था 86 की पॉलिसी में। बट इस पर जो काम हुआ वो कब हुआ, क्योंकि इसका जो एक्शन प्लान आया था 86 का, याद रखिएगा, 91 और 92 की जो पॉलिसी थी, यानी उसमें क्या है, इसका एक्शन प्लान था, यानी हम ये चीज़ें करेंगे कैसे, ये हमें किसने बताया था? तो याद रखेंगे 1991 और 92 में एजुकेशन पॉलिसी ने हमें बताया था, जिसको आपका सुझाव पॉलिसी भी कह सकते हैं। अभी पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा, और याद रखिएगा अभी आप 2020 में एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसको भी हम उसके किसी दिन उसके बेस्ट टर्मों को देख लेंगे जो होम साइंस से में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्शन प्लान में क्या हुआ, उस पर अमल किया गया कि हाँ, जो जो हमने टारगेट रखे हैं, जो जो हमने गोल सेट करे हैं, उन्हें हम अचीव कैसे करेंगे। भाई, आपने गोल रखा कि आपको टीजीटी में सीट लानी है, तो जब टीजीटी में सीट लेनी है तो उसके लिए आपने कुछ तो गोल जाहिर किए होंगे, यानी जो गोलों के लिए आपने कुछ तो रणनीति रखी होगी कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसी तरह से होता है। देखते हैं, बुद्धि मापन का स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला डॉट डॉट प्रथम मनोवैज्ञानिक था। तो यहाँ पे स्वीकृत परीक्षण जो बनाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था, तो यहाँ पे जो देख लेते हैं कि क्या है, बुद्धि मापन का स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला डॉट डॉट प्रथम वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विनय है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृति का योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है वैलेंटाइन ने दी है। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 130 मिनट होती है। तनाव यह संचारण के लिए डॉट डॉट अवरोध है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक है। कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डीपीटी का टीका, जो है 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है। डीपीटी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, इसको याद रखेंगे, डिप्थीरिया,
डीपीटी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, याद रखेंगे, वो हो जाता है डिप्थीरिया, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो याद कर रखेंगे। डी से क्या है, डिप्थीरिया। पी से क्या है, तो पी से है पार्टुसिस। पार्टुसिस को क्या कहते हैं, कभी कभी काली खांसी आ जाता है पार्टुटिस के स्थान पे। और टी से क्या हो जाता है, टिटनेस। टी से क्या हो जाता है, याद रखेंगे, टिटनेस। ठीक है, तो इस तरह से इसे बोलते हैं। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा करता है, तो वो करता है बीसीजी से। अगर बीसीजी की बात की जाएगी तो बीसीजी को बोला जाता है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस कॉलमेंट गुइटिन, क्योंकि कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आप 27 का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा माता की विटामिन डी की स्थिति के साथ। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का वह रहता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है कि गर्भपात का भी रहता, अपरिपक्वता का रहता, गुर्दे का संक्रमण, उपयुक्त सभी, क्योंकि गुर्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग पड़ता है इसलिए। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन अलग करता है, तो आप लोगों को हम सबको पता है कि जब बर्थ होती है तो इस तरह से क्या है, उसके पेट से इस तरह से एक आपकी मांसनुमा एक इस तरह से क्या होता है, लटका हुआ होता है। हर जीव के, मानव जीव को छोड़ दें तो हर जीव के रहता है, तो इसको बोलते हैं, अगर इसका इंग्लिश टर्म की बात की जाए तो प्लेसेंटा बोलते हैं, बट इसको खेड़ी बोलते हैं, जिसको अंग खेड़ी कहते हैं। तो इस तरह से अगर टर्म आ जाए तो आप याद रखेंगे, या तो इंग्लिश टर्म प्लेसेंटा देखेंगे, नहीं तो फिर अंग खेड़ी याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंग खेड़ी। ठीक है, ये क्या करता है, एम्ब्रो यानी गर्भ से क्या है, ये एम्ब्रो को अलग करने वाला प्लेसेंटा होता है। ठीक, ये रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला कौन होता है, तो प्लेसेंटा होता है। इसी से क्या होता है कि भ्रूण क्या करता है, अपना पोषण ग्रहण करता है जब वो माता के गर्भ में होता है। भ्रूण काल में क्या होता है, जो अपाड़ा खेड़ी है, जो खेड़ी है, ठीक है, इसके बहुत नाम मिलेंगे आपको, अपाड़ा खेड़ी, अंग खेड़ी, बट आप याद रखेंगे प्लेसेंटा। ठीक है, आहार नाल यानी तथा ये क्या करता है, आहार नाल से और उत झिल्ली से का निर्माण होता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। तो मेन रोल इसका यही होता है कि ये अपनी माँ से आहार किससे लेता है, तो याद रखेंगे प्लेसेंटा से लेता है। याद रखेंगे, केवल और केवल इंग्लिश टर्म याद रखना है, वो है प्लेसेंटा, क्योंकि हिंदी टर्म इसके कई मिलते हैं, तो आप केवल और केवल इंग्लिश टर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो भाई पर्याप्त क्या होना चाहिए, तो साधन होने चाहिए, तभी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अगर नहीं होती हैं तो वो उन साधनों को जुटाने में लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है, तो वो जनन होता है शुक्राणु। इसकी रचना क्या है, मेढक के बच्चे के समान, मेढक के जो बच्चा होता है उसके समान होती है। मनुष्य में गर्भ अवधि की लंबाई कितने दिन होती है, तो मतलब बच्चा कितने दिन माँ के गर्भ में रहता है, तो याद रखेंगे 280 दिन तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वालीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुणों से होती है, तो ऐसे बच्चे की आप पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे एकोलिया के द्वारा। ठीक है, एकोलिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका ... द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, तो यहाँ पर रहेगा सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था।
श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह सोते समय सबसे कम होगी। जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता व देखभाल करती हैं वे होती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है वृद्धाश्रम होती हैं। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? तो यहाँ पे 6 वर्ष पर क्या है, कल्पनात्मक चिंतन आरंभ होता है। विकास का क्रम होता है, तो याद रखिएगा पहले सिर, फिर मुख, फिर गर्दन, धड़ और पैर, इस तरह से बच्चे का विकास होता है, यानी यह कहें कि इस तरह से विकास का क्रम चलता है। क्लाइड सेंडर्ड काउंसलिंग जानी जाती है, तो यह किस लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के रूप में जानी जाती है। किंडरगार्टन के जन्मदाता थे, तो फ्रोबल माहूद किंडरगार्टन थे। मारिया मॉन्टेसरी किसकी थी? तो याद रखेंगे मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता थी, जिसमें इन्होंने क्या करा था, ऐसे बच्चों को लिया था जो किसी व्याधि से ग्रसित थे। निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग हो जाता है, या तयशुदा यानी पहले से निश्चित होता है वहाँ पे पाठ्यक्रम, तो वो होता है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे बात करते हैं अनफॉर्मल, जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। नेशनल गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो अगर गृह प्रबंधन प्रक्रिया की बात की जाए और मूल्यांकन चरण को देखा जाए, तो यहाँ पे अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना, ये यहाँ पे राइट आंसर है बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है, जहाँ पे बच्चों और बड़े समान रूप से शिक्षा ले सकें, ऐसा आधारभूत तंत्र कौन सा है? तो वो है नई तालीम। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे सबसे बड़े प्रोग्राम की बात है तो वह समेकित बाल विकास योजना। मारथॉन परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा शुरू हुआ था। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है मस्तिष्क मंथन, जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पे कोई समस्या होगी, उस समस्या से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं तथा उसके परिणाम तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ग्रुप में। पोस्टर 1, तो पोस्टर क्या है भाई? पोस्टर बोलता तो है नहीं, पोस्टर हमें दिखाई ही देता है, तो याद रखेंगे कह रहा बस पोस्टर 1, तो पोस्टर क्या है? तो ये दृश्य सहायक है, यानी देख सकते हैं, सुन नहीं सकते इसे। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो यानी दृश्य भी हो और सुन भी, यानी देख भी सकें और सुन भी सकें, ऐसी सामग्री कौन सी है? यानी देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो कठपुतली नाटक है इसको भी हम देख और सुन दोनों सकते हैं, ये दृश्य सभी सामग्री के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन भी क्या है? हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और स्लाइड में क्या होता है कि स्लाइड में अगर आप आवाज़ रिकॉर्ड करके डालते हैं तो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपीटी आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाई जा सकती है, वॉइस पीपीटी। तो यहाँ पे उपयुक्त आंसर राइट होगा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा। यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ए बी का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उपयुक्त सभी रहेगा। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है, तो यहाँ पे 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शनी अभी तो एमिजेशन लगाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनी जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं शिक्षा में। लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर लोक मीडिया की बात की जाए तो लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? ऐच्छिक यानी इच्छा से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रसार में। प्रसार शिक्षा किनके लिए है? तो याद रखेंगे ग्रामीणों के लिए है। किस लिए उद्देश्य से आई थी? कि उन्हें उनका जो शहर की तरफ पलायन हो रहा था, यानी गाँव को छोड़ कर शहर की तरफ जाना हो रहा था, तो उन्हें उन्हीं के गाँव में नए तरीके से, इनोवेशन तरीके से कुछ करना सिखाया जाए उन्हीं के संसाधनों से।
प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित के द्वारा उपयोग किया गया था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। ये PDF आपको विद आंसर हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपोर्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा डिजाइन रिपोर्ट नहीं है, तो याद रखेंगे साटिन क्या है, डिजाइन रिपोर्ट नहीं है। रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है कि सही अनुक्रम बताएं? तो यहाँ पे हमें रंगों को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो पहला हमारा होता है प्राथमिक रंग, पहला कौन सा होता है हमारा प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थक। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल राइट है। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। तो यहाँ पे 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुपात कहते हैं। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने का मानक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा भूदृश्य कहा जाता है। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा वैक्यूम क्लीनर यंत्र है। किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है? तो यहाँ पे 59 का जो राइट आंसर है वो क्या है? तो समय क्या है, मानव संसाधन है। जब हम इसे मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि समय को एक ने मानव संसाधन माना है तो एक ने भौतिक संसाधन माना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। निखिल एवं डॉर्सी ने क्या माना है? सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। तो यहाँ पे हमें सर्वाधिक ऊर्जा का, इस तरह का क्वेश्चन हर बार बनता है, आपके पेपर में इस बार भी बनेगा। तो सर्वाधिक क्या है, फर्श पहुँचना सबसे अधिक ऊर्जा का काम होता है। किसी विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो वो कौन सा विद्वान है जिसने एक ही विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो मैं काइवर। भौतिक सामाजिक तभी तो एक विवाह का ही विवाह का स्वरूप माना गया है, क्योंकि अगर आप विवाह ही कर रहे हैं तो क्या है, एक ही विवाह बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे चुनावी तो करना है तो आप ऐसा चुनाव करिए कि आपको फिर दोबारा विवाह ना करना पड़े, जो आज की नई टेंडेंसी चली है। चलिए, भौतिक सामाजिक और आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण कर माना गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसके द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट का। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है खुली प्रणाली कहलाती है, क्योंकि निरंतर क्या है, वो संबंधित रहती है परस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण का चिन्ह निम्न चिन्ह के तहत होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सामान्य की तो वो कैसे तहत होता, तो वह एगमार्क है। राइट आंसर क्या है, एगमार्क है। मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है नियमित और क्रमबद्ध रूप से। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किस वर्ष में माना गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 1965 में माना गया था। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो अगर उसका कद छोटा है और नाटा है तो उसको कैसे प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो यहाँ पे 67 का राइट आंसर जो रहेगा, याद रखिएगा, नाटी महिला है तो खड़ी धारी वाले, खड़ी रेखा वाले, इस तरह के। अगर कोई महिला क्या है, लंबी है, यहीं पे हो जाता लंबी है, तो उसको किस तरह के वस्त्र पहनने हैं? तो उसको यहाँ पे तिरछी रेखा वाले वस्त्र पहनने, जिनकी रेखाएं इस तरह से होती हैं। न चलती हैं। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि उसके फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पटोला यहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गुजरात से है। पटोला कढ़ाई कहाँ की है? तो गुजरात की है। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी विरंजक चूर्ण का प्रयोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है श्रेयस्कर होता है।
यानी अच्छा माना जाता है। ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चॉक का प्रयोग करना चाहिए ग्रीस के दाग हटाने के लिए, क्योंकि वो उससे सोख लेते हैं। सिलाई किट यानी बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है। तो सिलाई किट में कौन नहीं रखते? तो मिल्टन चॉक रखते हैं, कैंची रखते हैं, बट क्या नहीं रखते? ये बहुत पूछा गया। सिलाई मशीन नहीं रखते, फीता रखते हैं। वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न सेफ ट्रांसफ़र करने डॉट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है, वह वो है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वो क्या है? तो यहाँ पे रहेगा ट्रेसिंग व्हील। छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आम तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है बेलनाकार मशीन प्रयोग किया जाता है। लंबी गर्दन वाली स्त्री के ब्लाउज का गला होना चाहिए। तो अगर किसी की गर्दन लंबी है तो कैसा चौकोर गले वाला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कंगारू पॉकेट। इस तरह से ये लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है, जैसे कंगारू के पेट में थैली लगी होती है। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, तो कौन सा है बंगाल का? यहाँ पे पूछा जा रहा बंगाल की, तो पैठानी क्या है? बंगाल का कपड़ा है। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे, तो क्या प्रयोग में लाएंगे? अगर सूती कपड़े पर हमें गहरा रंग चाहिए तो सल्फर रंजक प्रयोग में लाएंगे। वस्त्र की छपाने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, तो यहाँ पे 79 का जो राइट आंसर है वो है रोलर छपाई में दोनों ओर एक साथ हो जाती है। किसी वस्त्र के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा डुप्लेक्स का देंगे, क्योंकि इसको कहते हैं डबल छपाई। एक विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पे रगड़ या कैडरिंग कहलाती है। फ्रिक्शन यानी रगड़ या कैडरिंग कहलाती है। नेशनल सिलाई की वजह कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? तो तिरछा कच्चा बखिया कहलाते हैं। यान यानी धागे जो छोटे तंतुओं यानी रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो 83 का जो राइट आंसर है स्टेपल यानी प्रधान यान कहा जाता है। दबाने, मोड़ने एवं सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है प्रव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करती है? अपने आकार में दोबारा आ जाती है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? तो यहाँ पे 85 का जो राइट आंसर है वो हमारा रेयॉन के निर्माण में उपयोगी है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सशमीरा का सही पूर्ण रूप बताइए, तो सशमीरा का अगर सही पूर्ण रूप की बात की जाए कि क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रहेगा सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। यहाँ पे बी आंसर राइट रहेगा। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, तो यहाँ पे ऊनी कपड़े की फिनिशिंग कब आएगी? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ऊनी कपड़ों की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो 88 का जो राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, उबालकर छानकर क्लार्क विधि के द्वारा। तंतु की दीवारों के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कहते हैं, तो 89 का जो राइट आंसर है उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। अब विन्यास जो एक दिशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे कहते हैं दोहरी तह। विमितीय स्तर वस्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है वस्त्र जिसमें
प्रत्यक्ष प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और संयोजकता अच्छी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या है, मतलब प्रतिप्राप्ति अच्छी हो, लचीलापन अच्छा हो और संयोजकता अच्छी हो। तो यहाँ पे क्या है, विमितीय स्तर वस्तु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त, यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, सी रहेगा। डोसा बनाने के लिए चावल तथा दाल का अनुपात होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहता है, तो याद रखिएगा चावल का अनुपात 3 और दाल का अनुपात 1 रहता है। यानी 1 कटोरी दाल होगी तो आपका क्या होगा, 3 कटोरी चावल होंगे। तभी तो देखा होगा डोसा कैसा वाइट कलर का नज़र आता है। पकाने के नेक्स्ट देखते हैं। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है। तो यहाँ पे जो तेल दिए गए उनमें से सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल कौन से तेल में, ये पूछा जा रहा है। तो मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। जब भोज्य पदार्थों को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के रुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो कहते हैं मैरिनेडन करना कहते हैं। हाइपरटेंशन का कारण होता है। तो 96 का जो राइट आंसर है वह है उच्च रक्तचाप क्या है, हाइपरटेंशन का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। तो यहाँ पे 97 का जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोग्लिसराइड्स है। आपको बता दें कि जब हम क्या करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे तब सबको देखेंगे। ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 7% बढ़ना। मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए। तो 99 का जो राइट आंसर है, यहाँ पर अगर बात की जाए मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी को, तो आप उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा क्या है यहाँ पे निम्न कर दी जाती है। कैलोरी इसलिए दी जाती है क्योंकि उसका क्या है, यूरिन में सब निकलता है, तुझे क्या है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 100 का वो क्या रहेगा, यह क्षमा यानी क्षमा रोग में दिया जाता है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन। नेक्स्ट चलते हैं ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है। तो ये किसके लिए दिया जाता है। तो ये कैंसर के लिए निदान तथा उपचार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परोसने की विधि जहाँ खाने खाद्य पदार्थों को सजाकर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है तो कहा जाता है। तो ऐसी विधि को क्या कहा जाता है, जहाँ पे खाना तो रख दिया जाता है, इसे कहते हैं बुफे विधि, बफे, जिसे आप आम भाषा में बफर कहते हैं, इसी को बोलते हैं बफे विधि। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, तो कौन सी परेशानी है जो वृद्धावस्था में होती है। तो कब्ज होना क्या है, वृद्धावस्था की सामान्य परेशानी है। ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला यानी मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो वह है 25 ग्राम प्रतिदिन। FSSAI का पूरा रूप है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे डी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली यानी FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से किसके संबंध में मूल्यांकन के ... अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रायोगिक विधि है।
दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस पर अधिकतम स्कंदन होता है? तो दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस पर अधिकतम स्कंदन होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? तो यहाँ पे रहेगा 4.6 पर। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है खमीरीकरण। फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो विटामिन के। 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिनका RDA यानी डेली है, तो यहाँ पे बताएंगे कितना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे 12 मिलीग्राम पर डे। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसका है? तो यहाँ पे बेरी का विटामिन B1 निरोधक है। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो यहाँ पे प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो नाइट्रिल है। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 6.25। यहाँ पे है लैक्टस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर और लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? तो अगर यहाँ पे बात की जाए लैक्टस एंजाइम की, तो लैक्टस एंजाइम को देखते हैं तो वो किस में तोड़ेगा? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। यहाँ पे बी आंसर राइट है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। तो उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? तो कुपोषण की दशा में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। निम्नलिखित यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना। सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी क्रिया प्रणाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा विष रहित करने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करना, नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट डालना, और यहाँ पे पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न होने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। तो यहाँ पे A, B और D राइट आंसर रहेगा। तो A, B, D। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर पहले से ही अवेलेबल है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं? तो हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेता है कार्बोहाइड्रेट से। इसने में पूछा है प्रमुख स्रोत, याद रखिएगा। ऊर्जा के स्रोत तो वसा भी है, प्रोटीन भी है, तो उपयुक्त सभी भी हो जाता, बट इसको ध्यान से देखना होगा। इसने पूछा है प्रमुख स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम किससे लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, यानी हम भोजन से लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर वसा की बात की जाए, अगर यहाँ क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देती है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। बाद में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को देखें तो ये 4 देते हैं, जबकि वसा 9 देती है। यहाँ ने प्रमुख स्रोत पूछा है, तो प्रमुख स्रोत हमारा कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का अगर हम मिलान करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर रहेगा। तो परिरक्षण सामग्री है, भोजन बनाने का उपक्रम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसमें क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर एक ही बात करें तो बेंजोइल अम्ल की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? जैम्स व जेली बनाए जाते हैं। अगर बात की जाए बी की, तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है? सुखाई गई सब्जियां होती हैं। अगर सी को देखें, नियासिन को देखें, तो इसमें क्या होता है? चीज़ होती है। एसिटिक अम्ल को देखें तो एसिटिक अम्ल में क्या होता है? तो चटनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो 119 के अगर राइट आंसर की बात करी जाए, आधारीय चयापचय कहलाता है।
निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है उपयुक्त सभी, यानी रोना, कुकिंग और बबलिंग, ये हम करा चुके हैं। तो ये सभी पूर्व भाषा के प्रकार हैं, जिसमें से पहली भाषा होती है कुकिंग, कुइंग करना, ये कुई कुई अजीब सी आवाज़ें निकलता है बच्चा, वो उसकी पहली भाषा है। अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है, यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण का आरोग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कथन है ये किसका है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये किसका है? ये गिलगार्ड का है, हिलगार्ड का है, ER हिलगार्ड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? तो यानी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, तो उसका व्यवहारिक अनुभव के द्वारा, क्योंकि ये इसे हम भूलते नहीं हैं लाइफ टाइम तक। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, तो वो है लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ये आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही है, 123 का डी। लिनोलेनिक और आपका है लिनोलेनिक, ये याद रखिएगा, दोनों ही अम्ल शामिल हैं। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता है, तो 124 का जो राइट आंसर रहेगा वो है लोहा की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे अगर वस्त्र क्या है, निर्माण की विधि नहीं है, ठीक है। धुलाई, सिलाई से बुनाई, सिलाई से बुनाई करना, ये क्या है, वस्त्र है। ड्राफ्टिंग करना, ठीक है। यहाँ पे कटाई करना और बुनाई करना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कटाई करना क्या है, कटाई ना करके ड्राफ्टिंग करना, ये वस्त्र निर्माण की ना विधि होकर वस्त्र सिलने की विधि के अंदर आता है ड्राफ्टिंग, ठीक है। वस्त्र काटने से पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं, या कपड़ा काटने से पहले, वस्त्र की जगह अगर हम उपयुक्त कहें कि कपड़ा काटने से पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी कागज़ पर जो आप बनाते हैं इस तरह से बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं, वो होता है ड्राफ्टिंग करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? अब इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है वस्त्र निर्माण की। वस्त्र हम बनाते हैं तो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी पहले हम उसका ड्राफ्ट यानी खाका का तैयार करते हैं, फिर हम उसकी कटाई भी करते हैं। वस्त्र हम सिलाई से भी बुनाई करते हैं, सिलाई से भी बुनाई की जाती है, बट यहाँ पे खाली बुनाई दे रखा है, तो ये किस सेंस में है? तो इस तरह से यहाँ पे अगर वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, बुनाई ही है, यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा कि किस प्रोसेस से आप वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से, तो 25 का क्या माना गया, सी माना गया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था कि ये सारे के सारे ये ऑप्शन अपने आप में कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी श्रृंखला यूथ की कंप्लीट कर ली है, और हम नेक्स्ट जो श्रृंखला लाएंगे वो जल्दी ही किसी और यूथ कंपटीशन टाइम मतलब किसी और प्रतिशत की लाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, यानी जिसके क्वेश्चन क्या है परीक्षा में फंसने वाले हों। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।